Hello everyone, welcome to JB's IS. I'm Sakshi and I'm back here with the daily The Hindu MCQs, wherein which we discuss various MCQs that are there from your The Hindu, Indian Express and various news articles where you can expect the questions for your UPSC preparations. So ये question start करने से पहले मैं आपको बता दूं that you can join the JB's premium courses. These all are the premium courses available at the JB's platform. इन courses को आप avail कर सकते हैं. The first one is a Super Fipri program, which is specially designed for the candidate who have 2 years, who are undergraduates or who are the working professionals and they have time. 2022 में अपेयर करना है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए. वेरी वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल. JB's मेंस गाइडेंस प्रोग्राम इज ऑल्सो देयर. It is again a very very important program for your mains. JB's mentorship program is there. Integrated GS courses हैं, individual courses हैं, such as if you want to join any individual courses, suppose अगर आप सिर्फ पॉलिटी के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इकोनॉमी के लिए करना चाहते हैं, सोशल इश्यूज के लिए करना चाहते हैं, तो ऐसे करके इंडिविजुअल कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. JB's की ऐप को डाउनलोड करना है आपको. यहाँ पे आपको मैगजीन्स, MCQs, बहुत सारे करंट अफेयर्स अपडेट्स, DNA एनालिसिस, माइंड मैप्स, ये सारी चीज़ें मिलेंगी. तो ऐप को आपको डाउनलोड करना है. आप गूगल पे से, ऐप स्टोर से, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड राइट अवे. और किसी भी दूसरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. नाउ वी हैव अ वेरी गुड न्यूज़, बिग न्यूज़ फॉर यू ऑल हु ऑल आर कनेक्टेड टू द JB's प्लेटफॉर्म सिंस सो मेनी ईयर्स. वी हैव द रेफरल बोनस सिस्टम नाउ. तो अब आप इस रेफरल बोनस सिस्टम के अंदर आप क्या कर सकते हैं? यू कैन रेफर योर बीट योर कजन, फ्रेंड, एनीवन फॉर द एजुकेशन, फॉर द कोर्सेज. आप कोर्सेज के लिए उनको रेफर करेंगे. लाइक एवरी टाइम यू रेफर द स्टूडेंट टू अस, यू कैन अर्न 10% ऑफ द रेफर स्टूडेंट्स फी एज अ रेफरल बोनस. सो ये हो गई आपके लिए अच्छी बात, क्योंकि यहाँ पे आपको बोनस मिलेगा 10%. आपका जो भी रेफरी आपको रेफर करेगा, जो भी आपका रेफरी होगा, जिसको भी आपने रेफर किया होगा, रेफर स्टूडेंट का जो भी अमाउंट वो पे करेगा, उसका 10% आपके पास आ जाएगा. अभी 10% आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, यानी कि 1 पॉइंट इज इक्वल्स टू 1 रुपी. आप इसको बाद में रिडीम कर सकते हैं, कैश कर सकते हैं. इससे आप कोर्सेज ले सकते हैं. कोर्सेज लेंगे तो ये इंटू 2 हो जाएगा, है ना. तो इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन. और दूसरों को भी आप इसमें जो है जोड़ सकते हैं आप, है ना. नाउ कमिंग टू द टेलीग्राम चैनल, इसकी लिंक आपको यहाँ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी. इसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी. दीज आर द 2 चैनल्स. यहाँ पे आपको क्लास अलर्ट्स और DNA के PDFs मिलते रहेंगे. एंड करंट अफेयर्स मैगजीन आ गई है नवंबर मंथ की 2020 की, आपको ये मिल जाएगी. अमेजोन पर अवेलेबल है. इससे आप जो है फौरन आपको क्या करना है, परचेज करना है. अब हम स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना MCQs को, ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के रेस्पेक्ट में आपको क्या करना है, आपको दीज आर द स्टेटमेंट्स. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? द फर्स्ट वन, इट इज एन एरिया डेवलपमेंट स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बैकवर्ड माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन एरियाज हैज बीन आइडेंटिफाइड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम. यानी कि इसमें बोला जा रहा है कि ये क्या है, एक एरिया डेवलपमेंट स्कीम है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, और MCA को इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आइडेंटिफाई किया गया. ऑप्शन नंबर 2, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर क्रिएटिंग सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज बेसिक एमिनिटीज फॉर अपलिफ्टिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ माइनॉरिटीज इन द MCA. तो इसके आंसर हो जाएंगे बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अब इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, एक तो पहली बात, ये एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इसके अंदर द मिनिस्ट्री हैज एक्चुअली आइडेंटिफाइड 1300 बैकवर्ड minority concentration areas for the implementation of this scheme. It is a centrally sponsored scheme for creating social economic infrastructure as well as the basic amenities to uplift the quality of life of the minorities. Minority की life, quality of life को develop करने के लिए, uplift करने के लिए ये centrally sponsored scheme है, central government sponsor कर रही है, okay. And इसके the amenities are meant for all segment of the society including the minorities. And the thrust of the scheme is to allocate at least 80% of the resources for education, health and skill development, और उसके out of which जिसमें से 33 से 40% जो है वो specifically allocated है women centric project के लिए,
ठीक है, आपको ये फैक्ट याद रखना है। नाउ अब ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि माइनॉरिटीज डे को सेलिब्रेट किया गया वेरी वेरी रिसेंटली। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ने एक्चुअली सेलिब्रेट किया। सो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 2020 सो बेसिकली इट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को हमेशा इसको ऑब्जर्व किया जाता है टू बेसिकली सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी गारंटीड राइट्स ऑफ द रिलीजियस माइनॉरिटीज इन द कंट्री। हिस्ट्री की बात करें तो इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था 2013 में, और 18 दिसंबर 1992 अगर आप देखो इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशंस हैड डिक्लेयर्ड द स्टेटमेंट ऑन द इंडिविजुअल राइट्स बिलोंगिंग टू द रिलीजियस और लिंग्विस्टिक नेशनल और एथनिक माइनॉरिटीज। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब हम चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया। इंडिया में माइनॉरिटीज की बात कर लेते हैं। सो हु ऑल आर द माइनॉरिटीज फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इनको हमने अगर हम देखा जाए इनको मेंशन कहाँ किया है, सेक्शन 2 ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज NCM एक्ट 1992। और इस सेक्शन के अंदर माइनॉरिटी वही होगी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको नोटिफाई करेगी। ठीक है, एंड देयर आर करेंटली 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज इन इंडिया। ठीक है, ये क्या क्या है ये आपको याद रखने हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियंस, जैन्स। ठीक है, और जैन्स को 2014 में ऐड किया गया था एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हें नोटिफाई किया है। अभी एक और बात आपको याद रखनी है, दैट द सुप्रीम कोर्ट इन TMA पाई फाउंडेशन केस उन्होंने बोला था द यूनिट डिटरमाइनिंग रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी शुड बी स्टेट। इनका कहना था कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को डिटरमाइन करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी यूनिट होनी चाहिए वो एक स्टेट होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट ऑल आर द लेजिस्लेटिव मेजर्स फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटीज। सो पहली बात तो लॉ एंड ऑर्डर अगर हम बात करें तो स्टेट के अंदर आता है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के अंदर आया तो उनकी माइनॉरिटी की सेफ्टी की बात किसके अंदर रह जाएगी, स्टेट के अंदर रह जाएगी। अब 1992 में नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज को एस्टैब्लिश किया गया था, गवर्नमेंट ने किया था। ठीक है, दिस इज द अनदर थिंग। एंड द माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री को एस्टैब्लिश किया 2006 में एंड बेसिकली इट कार्व्ड आउट द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ओके, सो दीज ऑल थिंग्स आर देयर। ठीक है, नाउ अब पढ़ लेते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 के बारे में। So the act defines a minority as a community notified as such by the central government. ठीक है, और यहाँ पे 6 इनकी भी बात कर दी हमने। सो इस एक्ट के अंदर बेसिकली गवर्नमेंट ने फॉर्म किया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, जिसमें एक चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन होगा और 5 मेंबर्स होंगे। एंड द 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन दे शैल बी अमंग्स द माइनॉरिटी कमिटी। ये भी आपको याद रखना है। नाउ कमीशन क्या करता है, मॉनिटर करता है बेसिकली इन ऑर्डर टू सेफगार्ड द लाइक वॉट एवर प्रोविजंस which are there in the constitution for the minorities. ठीक है, and commission also monitors the working of the safeguards provided for the constitution and in the law enacted by the parliament and the state legislature कि वो minorities के हित में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Secondly, it also make recommendations भी देता है कि कैसे आप प्रोटेक्शन लाइक सेफगार्ड करो, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज को, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत सारे रिकमेंडेशन देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल है द रेड डाटा बुक पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये क्या लाइक इसमें किस चीज़ के लिए कंजर्वेशन के लिए बात करता है बेसिकली। सो 1 नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स कंटेन्स लिस्ट ऑफ basically threatened plants and species. Second one, endemic plants and animal species present in biodiversity hotspot. And the protected site for conservation of nature and natural resources in various countries. ठीक है, तो इसमें एक्चुअली जो threatened plants and species है उसके लिए जो है रेड डाटा बुक निकालता है IUCN। ठीक है, question was a little weird. So IUCN publishes a red data book which contains a list of threatened species which are vulnerable, endangered and critically endangered. अभी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो IUCN है उसने एक अपडेटेड लिस्ट निकाली है, रेड लिस्ट फॉर द थ्रेटन्ड स्पीसीज। ठीक है, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं व्हाट आर द अपडेट्स। अभी उसने क्या ग्लोबल फिगर्स निकाले। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्लोबल फिगर्स, द न्यू लिस्ट डॉक्यूमेंट्स एन एडिशनल 31 स्पीसीज extinct in the wild including the species of the fishes, sharks एंड फ्रॉग्स। ठीक है, इधर पे 31 इन्होंने एडिशनल स्पीसीज बताई हैं जो कि ये बोल रहे हैं क्या एक्सटेंट हो जाएंगी। अब देयर आर नाउ
इतने सारे स्पीसीज ऑन IUCN ग्लोबल प्रोग्राम, नियरली of this particular amount of them are threatened by extinction, and including all the world's 5 fresh water dolphins, Ganga, Amazon, Indus, Iravati and Tuxtli, ये सारे के सारे क्या हैं? These are the threatened with extinction. ये बात की गई है. Okay, all these things are there. These all are the data. अब हम इंडिया की बात कर लेते हैं. So the list of the categories, 1,174 species are threatened with extinction, including the golden langur and Javan rhinoceros. ये भी आ गए हैं आपके, ठीक है. एंड अगर हम सक्सेस स्टोरीज की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ सक्सेस स्टोरीज भी देखने मिल गई हैं, ठीक है, कि कैसे उनको वर्नरेबल से नियर थ्रेटन में लाइक हो गया ये सारी चीज़ें. अब हम बात कर लेते हैं IUCN के बारे में, बेसिक इन्फॉर्मेशन. सो IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज पे काम करता है. इसकी मेंबरशिप की बात करते हैं. यूनियन एक्चुअली इट इज़ अ मेंबरशिप यूनियन uniquely composed of both government and civil organization. 1948 में इसको जो है क्रिएट किया गया था as the global authority on the status of natural world and the measures needed to safeguard it. हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में. IUCN red list of threatened species in the world's most comprehensive inventory for the global conservation status of plants and animal species. और इस ये क्या करता है? एक क्वांटिटेटिव जो है इट एक्चुअली uses a set of quantitative criteria to evaluate the extinction's risk in the species. यानी कि यहाँ पे क्वांटिटी को देखता है कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के कितने जो है क्या बोलते हैं यूनिट्स बचे हुए हैं, उसके बेसिस पे इनकी एक्सटेंशंस का रिस्क बताता है स्पीसीज में. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सो ये थोड़ा पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चन है. फर्स्ट इज आर्टिकल 356 of the Constitution of India empowers the President to withdraw from the Union and the executive legislative powers of any state in the case of constitutional breakdown. Second one, the determination of the breakdown of the constitutional machinery may be done by the President at any time, either upon the receipt of the report from the Governor और यहाँ पे दिया हुआ है और High Court. तो ऐसा कहीं होता है क्या when we talk about the President rule? तो ऐसा नहीं होता, ठीक है. तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सही है. तो थोड़ा बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट रूल के बारे में. आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को टू एम्पावर बेसिकली टू विदड्रॉ फ्रॉम द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर द पावर ऑफ एनी स्टेट. यानी कि अगर वो सेटिस्फाई हो जाए कि स्टेट की जो मशीनरी है और ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहाँ पे स्टेट के नॉट लाइक द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो वो क्या करेगा? वो कर देगा यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल एम्पोज. एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द बैकग्राउंड breakdown of the constitution machinery can be made by president at any time. या फिर हो सकता है कि जो गवर्नर है वो क्या बोलते हैं रिपोर्ट दे कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है जा चुकी है, या फिर सूम हो गया, यानी कि सिर्फ प्रेसिडेंट खुद से सोचे कि हाँ ठीक है अब ऐसा सिचुएशन आ चुकी है, ठीक है. यहाँ पे हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं है ना. And if approved by both the houses of the parliament, president rule as it is mostly commonly called कैन कंटिन्यू फॉर 6 months एंड उसको फिर उसके बाद 3 month के लिए पार्लियामेंट के विद अप्रूवल के साथ और एक्सटेंड किया जा सकता है. अब हम देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों था. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी यहाँ पे चल रहा है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश CM सुप्रीम कोर्ट का टसल चल रहा है. तो उसी के बेसिस पे न्यूज़ थी कि हाई कोर्ट ने बोल दिया कि कैसे आप उसने एक्चुअली बोला कि कैसे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा एंड सो ऑन. सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्हाट इज योर अथॉरिटी. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर देयर व्हिच आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट या नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडियाज एनर्जी मिक्स इज डोमिनेटेड बाय कोल एंड ऑयल. द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इज 10%. ठीक है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है बट यू नीड टू बी क्लियर अबाउट इट. तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1. शेयर अगर हम नेचुरल गैस का देखें इट इज 6.2%. ठीक है, एंड अगर हम इंडिया की एनर्जी इंपोर्ट्स की बात करें सो बेसिकली इट कॉम्प्रोमाइजेज ऑफ द 84% ऑफ द क्रूड एंड 45% गैस. और मिक्स की बात करें सो बेसिकली इट इज अ मिक्स ऑफ कोल एंड ऑयल बोथ, यानी कि 57% एंड 30%. अगर अब हम बात करते हैं आगे कि न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इज प्लान 60
billion investment for creating gas infrastructure in the country till 2024. अब देश में क्या होगा, अब देश में गैस इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है बढ़ोतरी होगी और उसके बारे में क्या है प्लान कर रही है गवर्नमेंट, एंड दैट द गैस शेयर इन द एनर्जी मिक्स इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 15% बाय 2030. अब इसको 15% कर दिया जाएगा. सो अभी हम नेचुरल गैस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी. ठीक है, हमने पिछले सेशंस में भी नेचुरल गैस के बारे में एक और आर्टिकल पढ़ा था. ठीक है, इट वाज इन न्यूज़. तो अभी इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं. सो क्या होती है, फॉसिल फ्यूल रिसोर्स कंसिस्टिंग ऑफ प्राइमरी मीथेन होता है, और एक्चुअली इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद द फॉसिल फ्यूल्स, कोल बेड्स, मीथेन्स, एंड इसको जब इसका क्रिएशन प्रोसेस देखोगे, नेचुरली क्रिएटेड इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय मिथेनोऑक्साइन इन ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, और अगर हम इसको बात करोगे तो नेचुरल गैस इज नॉट यूज्ड इन इट्स प्योर फॉर्म, और उसको प्रोसेस किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है इन द क्लीनर फ्यूल कंजप्शन. नाउ मैनी बाय प्रोडक्ट्स वो भी जो है इसमें एक्सट्रैक्ट किया जाता है जब जो उसकी प्रोसेसिंग होती है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिनको फर्दर यूज़ किया जा सकता है, लाइक प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन. ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. नेचुरल गैस यूजेस की बात करें, सो द शेयर ऑफ नेचुरल गैस आपको पता है, एनर्जी मिक्स आपको पता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. इनमें आपको क्या करना है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. इसमें आपको दोनों पेयर्स इनमें से बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्टली मैच्ड. ठीक है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इंडिजिनस गेम्स, और वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं. कलारीपयट्टू, मलखम्ब, गत्का एंड थंगता. यहाँ पे है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पंजाब एंड मिजोरम. तो इसमें आपको देख लीजिए फर्स्ट एंड फोर्थ. सी मलखम्ब मध्य प्रदेश का एक यू कैन से स्टेट स्पोर्ट, स्टेट गेम भी है. ठीक है, एंड दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. अब नाम से आप समझ सकते हो. ठीक है, अब हम चलते हैं एक एक करके, एक एक के बारे में बात करते हैं. कलारीपयट्टू, सो एक्चुअली इसको कलारी बोलते हैं. इंडियन मार्शल आर्ट है और फाइटिंग स्टाइल है जो बेसिकली ओरिजिनेट किया था केरला में, एंड इसको बोला जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट्स अब तक के जो एग्जिस्टेंस में है, एंड इसका ओरिजिन बोला जाता है 3rd सेंचुरी BC में. अनलाइक द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, वॉरियर्स इन द केरला बिलोंग्स टू ऑल द कास्ट. ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका. एंड यहाँ पे आप देखोगे वुमेन इन केरलाइट सोसाइटी ऑल्सो अंडरवेंट ट्रेनिंग ऑफ दिस. ठीक है, हम चलते हैं सेकेंड वाले पे, मलखम्ब पे. ये क्या करते हैं, ये लोग एक खंबा टाइप का होता है. ठीक है, इसको आप बोल सकते हो पोल. तो यहाँ पे क्या करते हैं, पोल में ये सारे एक्सरसाइजेस, यू नो नॉट एक्सरसाइजेस बट रेसलिंग, खम्ब में आपको ये क्या करेंगे, आपको ये सारे स्ट्रेचेस करते हुए मिलेंगे. ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का एक स्टेट स्पोर्ट भी है और महाराष्ट्र में भी काफ़ी फेमस है. और द नेम मलखम्ब डिराइव्स फ्रॉम द मल्ला. इसका मतलब होता है रेसलर, एंड खम्ब का मतलब होता है पोल. अभी खम्ब जो है एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है. इसका ओरिजिनल लाइक ये इंडिया में ही ओरिजिनेट किया था, और इसमें बेसिकली जिमनास्टिक्स परफॉर्मेंस, एरियल योगा और जिमनास्टिक्स, पोस्चर्स, रेसलिंग, ग्रिप्स, ये सारी चीज़ें ये लोग शोकेस करते हैं. कहाँ पे, इस पोल पे. अब हम चलते हैं गत्का. ये कहाँ पर है, पंजाब. ठीक है, ये भी मार्शल आर्ट का ही एक टाइप है, एंड इट इज़ अ स्टाइल ऑफ स्टिक फाइटिंग विद वुडन स्टिक्स इंटेंडेड टू स्टिमुलेट स्वॉर्ड्स. ठीक है, इस टाइप का जो ये गेम है पंजाब से एसोसिएटेड है. अब हम चलते हैं थंगता पे. इसको एक्चुअली ये बोला जाता है हुंगियन लांगोन. ठीक है, और ये इंडियन मार्शल आर्ट है मणिपुर का. ठीक है, इसके बारे में आप बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हो. अब न्यूज़ में क्यों था ये जानते हैं, क्योंकि ये चारों स्पोर्ट्स जिनकी हमने बात की, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने एक्चुअली इनका अप्रूवल दिया है फॉर द इंक्लूजन ऑफ द 4 इंडिजीनियस गेम्स विच आर टू बी एडेड इन द नेक्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम 2021. ठीक है, जो कि हरियाणा में होने वाला है. अभी गेम में ये चारों के चारों जिनके बारे में बात की उनको इंक्लूड कर दिया जाएगा, एंड दे एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द 4 parts of the country. India has a rich heritage of indigenous sports, and it is in the national interest to preserve, promote and popularize these games as well. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर IMAC approved by Defence Acquisition Council. IMAC became operation in the year 2018.
The second one is it is a joint initiative of Indian Navy, Coast Guard, Bharat Electronics Limited, and functions under National Security Advisor. IMAC tracks vessels on the high sea and get data from coastal radars, improving the transparency on maritime traffic on a very high sea. तो देखिए जहाँ पे मैंने मार्क किया है वो गलत हो जाएगा. 2018 में नहीं 14 में ऑपरेशनलाइज हुआ था. सो इसको IMAC was approved by Defence Acquisition Council in the year 2012 और उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया 2014 में. इतना कॉस्ट है इसका और इसका लोकेशन है गुरुग्राम. एक जॉइंट इनिशिएटिव है किस के बीच में? इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, फंक्शंस अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, NSA के अंदर काम करता है. अब नोडल सेंटर है ऑफ नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस सिस्टम जो कि एस्टैब्लिश किया गया था फॉर द लिंकेजेस ऑफ द ऑपरेशन सेंटर एंड द लोअर एक्नॉम्स ऑफ द नेवी एंड सेफगार्ड्स प्रेस अक्रॉस द कंट्री एंड द कोस्ट लाइन. क्या करता है बेसिकली? मरीन यहाँ पे आपकी नेवी में काम करता है, ठीक है, एंड नेवी ने इसको एस्टैब्लिश किया था लिंक करके. अब इसके फंक्शन जो है, मेन फंक्शन जो आपको पढ़ने हैं वो देख लीजिए. क्या करता है? ये जो वेसल्स होते हैं ना हाई सी में, उनको ट्रैक करता है और उनसे डेटा लेता है. किससे? फ्रॉम द कोस्टल रेडार से. और या फिर वाइट शिपिंग अग्रीमेंट, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ट्रांसपॉन्डर फिटेड ऑन मर्चेंट शिप, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एंड ग्लोबल शिपिंग डेटाबेसेस. इन सबसे क्या करता है? ये वेसल्स को ट्रैक करता है उनके ऑन द हाई सीज और उनका डेटा लेता है इन सारी चीज़ों से. सो इसकी इंपॉर्टेंस कब से बढ़ी? 26/11 के अटैक के बाद, है ना, क्योंकि यहाँ से आपको पता चला कि आपको मैरीटाइम डोमेन में मैरीटाइम सिक्योरिटी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया को, और हमें क्या करने की ज़रूरत है? इम्प्रूव द मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इन द इंडियन ओशन रीजन स्पेशली, also enabling the mutual cooperation and collaboration and understanding of the threats prevalent in the region. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक तो हमारे जो कोस्टल सिटीज़ हैं उनको अलर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अलॉन्ग विद दैट जो बाकी की जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जिसके साथ हम क्या करते हैं? मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाने पड़ेंगे. नाउ अभी न्यूज़ में क्या था? इन ऑर्डर टू फर्दर एक्सपैंड द कोस्टल रडार चेन नेटवर्क एंड द रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द हाई सी ऑफ द थ्रेट्स, इंडिया ने एक्सपैंड किया असिस्टेंट कैपेसिटी फॉर बिल्डिंग टू इंडियन ओशन लिटोरल स्टेट. यानी कि डिफेंस सोर्सेज के अकॉर्डिंगली पता चला है कि जो एक एफर्ट्स आर इन एडवांस स्टेजेस टू सेट अप द कोस्टल रडार्स स्टेशन इन द मालदीव्स, म्यांमार एंड बांग्लादेश. तो इन देशों के में क्या करने की बात करी जा रही है कि यहाँ पे क्या सेटअप किया जाएगा? कोस्टल रडार स्टेशन सेटअप किए जाएंगे. और अगर हम देखें कि हमने ऑलरेडी बना के रखे हैं ऐसे रडार चेन्स नेटवर्क्स, कहाँ पे? मॉरिशस में, सेशेल्स में और श्रीलंका में, ठीक है. अभी कहाँ की बात की जा रही है? मालदीव्स, म्यांमार एंड बांग्लादेश की. अब IMAC के बारे में जान लो. इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर क्या करता है? बेसिकली अलाउज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज रिगार्डिंग द ट्रैफिक ऑन द हाई सीज, ठीक है. ये इसका क्या काम है? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के रिगार्ड्स में काम है. कहाँ पे? हाई सीज, मैरीटाइम, ओके. So Navy has been authorized by the government to conclude the white shipping agreements with 36 countries and 3 multilateral constitutes. इसमें इनको allowed है, ठीक है. And like when we talk about the information fusion center, so the Indian Navy's information fusion center for Indian Ocean region इसको establish किया गया था for the as a hub of maritime security information in Indian Ocean region. किसके थ्रू? अब कैसे सिक्योर करोगे? वाइट शिपिंग एक्सचेंज एग्रीमेंट के अंदर. सो फेज 1 के अंदर अगर आप बात करोगे, फेज 1 ऑफ द कोस्टल रडार चेन नेटवर्क 46 कोस्टल रडार स्टेशन को सेटअप किया गया. कहाँ पे? इंडिया की कोस्ट लाइन पे. एंड फेज 2 में जो कि अभी भी अंडरवे है ये प्रोजेक्ट, 36 स्टैटिक रडार सिस्टम्स एंड 4 मोबाइल रडार स्टेशंस आर बीइंग सेटअप इन द कोस्ट गार्ड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द Debar Commission is related to primitive tribal groups, central state relations, scheduled caste and banking. तो ये हो जाएगा आपका primitive tribal group के बारे में. अब देख लिए अब हम बात कर लेते हैं particularly vulnerable tribal groups, जिसको पहले बोला जाता था क्या? जो आपका ऑप्शन था primitive tribal groups. So ये क्या है? पॉपुलेशन के बेसिस पे समझते हैं. ट्राइबल पॉपुलेशन इंडिया में कितनी है? 8.6% of the total population which is there in the Indian territory. यानी कि अराउंड ये कहाँ पे इनहेबिट करते हैं? 15% of the geographical area. These tribal groups, they are those groups of the tribe
ये वाले पर्टिकुलरली वर्नेबल ट्राइबल ग्रुप, ये कौन होते हैं जो कि और वर्नेबल होते हैं ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि एक तो ट्राइबल की कैटेगरी अलग ही है, ठीक है। अभी इनमें कुछ ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वर्नेबल हैं और बहुत ज़्यादा कम अमाउंट इज अ वेरी रॉन्ग वर्ड, कम पॉपुलेशन में जो है बचे हुए हैं, तो दे आर वेरी वेरी वर्नेबल। और उनके जो एक्सटेंशन का बोल सकते हो, उनकी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसके रिगार्ड में भी गवर्नमेंट चाहती है कि बहुत सी चीज़ें हो, दैट विल डिस्कस आफ्टरवर्ड। बट यहाँ पे क्या है, ये दीज आर द कम्युनिटीज विच आर मोर वर्नेबल अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स इटसेल्फ। ये जो कमीशन है 1973 में क्रिएट किया गया था, एक्चुअली इस कमीशन ने क्रिएट किया था पर्टिकुलरली ट्राइबल ग्रुप्स एज अ सेपरेट कैटेगरी हु आर लेस डेवलप्ड अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स, यानी कि ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर ही कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि और ज़्यादा लेस डेवलप्ड हैं। तो यहाँ पे इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था और गवर्नमेंट ने इनको रीनेम कर दिया बाद में 2006 में पीटीजी से पीवीटीजी। ओके, अब इनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लो कैसे होते हैं। सो पहले तो ये होमोजीनियस होते हैं, ठीक है। सेकेंड, बहुत ही छोटी पॉपुलेशन होती है, बहुत ही कम पॉपुलेशन होती है, फिजिकली आइसोलेटेड भी होते हैं इनमें से कई लोग, कई सेक्शन, इनफैक्ट यू कैन से द होल कम्युनिटी या फिर होल ट्राइबल कम्युनिटी। सोशल इंस्टीट्यूट्स कास्ट द सिंपल मोड्स, एब्सेंस ऑफ द रिटन लैंग्वेज, उनके पास रिटन लैंग्वेज नहीं होता तो इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है इनके पास एग्रीकल्चर में वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, एंड लो लेवल ऑफ लिटरेसीज है, ठीक है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीवीटीजीज। अब न्यूज़ में क्यों था, सो अभी हमारे अंडमान्स में एक नाम है ना, यहाँ पे बात की गई है एक्चुअली, द एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलता है कि एनी एक्सप्लॉयटेशन इन द नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड इन द अंडमान्स ऑफ द कमर्शियल एंड स्ट्रेटेजिक गेन्स वुड इमेंसली हार्म द, ये जहाँ पे जो कम्युनिटीज हैं, ठीक है। ये तो अभी क्या है, दिस इज द वेरी फर्स्ट डिटेल पॉलिसी ड्राफ्ट ऑफ द सेंट्रल पीस आइलैंड प्रिपेयर्ड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन। सो अभी इन ट्राइब के बारे में देख लो, दे आर द ट्राइबल पॉपुलेशन, इनके पास सिर्फ 50 से 100 लोग हैं, ठीक है। दे आर नॉट ओनली अमंग द मोस्ट आइसोलेटेड ऑफ नियरली 70 PVGT across the country, but also among the 5 Andaman and Nicobar group, ठीक है। अभी यहाँ पे ये क्या है, आइसोलेटेड है। अभी क्या बात करो इनके अबाउट द ग्रेट अंडमानीज ट्राइब के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये दीज आर वन ऑफ द 5 PVTGs that reside in the Andaman archipelago. Their population is just 74 individuals, सिर्फ 74 लोग हैं, इनकी पॉपुलेशन ही इतनी है, ठीक है। क्या भाषा बोलते हैं, ज़ेरू बोलते हैं, ठीक है। और भी जो है पॉपुलेशन यहाँ पे आपको और भी जो ट्राइब्स मिल जाएंगी, दे आर द ग्रेट अंडमानीज, जवाराज, ओंगलीज, सोमफिन्स एंड नॉर्थ सेंट्रलीज, ठीक है। अभी ये सारी इन्फॉर्मेशन आप खुद से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने क्या की रिकमेंडेशन दिया। सो इन अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट इन्होंने कहा, राइट ऑफ द पीपल टू द आइलैंड इज नॉन नेगोशिएबल, ये सारी राइट्स नॉन नेगोशिएबल है, एंड हमारी एक स्टेट की, कंट्री की प्राइम ड्यूटी है कि इनके जो जो राइट्स हैं दे आर एटर्नल एंड सेक्रोसेंट, और इनको क्या किया जाए, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। एंड द डॉक्यूमेंट ऑल्सो कॉल्स फॉर बिल्डिंग अ नॉलेज बैंक ऑन द सेंट्रल एटलीज। अभी चेंजिंग कल्चर, सी अ ग्रेट Andamanese are no longer a foraging community. The policy of the Great Andamanese call for bringing out the population from the state development dependency and make them self-sustaining. यहाँ पे चाहते हैं कि ये जो है ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है ग्रेट अंडमानीज की, तो उनको स्टेट डेवलपमेंट डिपेंडेंसी से हटकर या फिर उनको कैसे बनाना चाहिए, उनको सेल्फ सस्टेनिंग ग्रुप बनाना चाहिए, ठीक है। उनको सेल्फ एम्प्लॉयड करो, सेल्फ सस्टेनिंग ग्रुप बनाओ, किसी पे डिपेंडेंट मत रहने दो, स्टेट पे डिपेंडेंट मत होने दो, ठीक है। एंड ऑल्सो चाहते हैं ये लोग कि प्रिवेंट किया जाए ग्रेट अंडमानीज लैंग्वेज को और उसकी टीचिंग्स को एज अ थर्ड लैंग्वेज ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ट्राइब। ये कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स भी दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हो अपने आप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, APMC पे। सो वेरी वेरी हॉट टॉपिक। First one, under the APMC Act, a state is divided into a single market area. Second one, APMC Acts provide that first sale in the notified agricultural commodities produced in the region, such as chicken, goats, etc., can be conducted only under the aegis of APMC. So both of the statements are correct.
तो देखिए APMC एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज, इसके बारे में मैंने एक सेशन किया है, ठीक है, आपको आई बटन में मिल जाएगा, आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, इसके बारे में मैंने एक कंप्लीट सेशन किया है, व्हाट आर द APMCs एंड व्हाट ऑल आर द रिफॉर्म्स, उससे रिलेटेड आप वो सेशन देख सकते हैं, आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ना। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज स्टैट्यूटरी मार्केट कमिटीज होती है, स्टेट गवर्नमेंट इनको क्या करता है, इनको सेटअप करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट सेल ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कैन अकर ओनली इन द मार्केट यार्ड, यानी मंडी में होती है APMC की, ठीक है। APMC एक्ट के बारे में बात कर लो। सो अंडर द APMC एक्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज दे वर फॉर्म that are responsible for the operation of the markets. So state जो क्या करेगा, यहाँ पे several market areas को divide करेगा and each market area is managed by market committees जो कि state government बनाएगी। अभी APMC also it provides first sale of the notified agricultural commodities which are produced in the region, सीरियल्स हो गया, पल्सेस हो गया, सारी चीज़ें आपको पहले यहाँ पे आके बेचनी पड़ेगी और यहाँ पे होंगे एजेंट्स जिनके पास होंगे लाइसेंस, ठीक है। Now, the producers of the agriculture products, they are thus forced to do their first sale in these markets, and then onwards in the areas managed and regulated by APMCs, and no agency or the person is allowed to on wholesale marketing without any permission. यहाँ पे क्या क्रिएट कर जाता है, यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं मोनोपोली किसकी, APMC की, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर हमारे यहाँ आ गए बिल्स, यानी कि 3 फार्म बिल्स, जिन पे भी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आते हैं। अब न्यूज़ क्यों है, क्योंकि न्यूज़ भी उसी से रिलेटेड है। लेफ्ट अफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है एक्चुअली, ऑल इंडिया किसान मजदूर सभा। उनका कहना है कि फार्मर्स हैज डिमांडेड इम्प्रूवमेंट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द मंडीज अंडर द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी एक्ट एंड नॉट द फ्रीडम फ्रॉम देम। कि अभी अभी जो फार्म लॉज आए हैं, फॉर्म बिल्स आए हैं, उनके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे प्राइवेट मेंबर्स जो होंगे वहाँ पे जो है फार्मर्स डायरेक्ट जाके क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे APMC का जो बोला जा रहा है कि ये जो APMC है उसका जो एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है, क्योंकि ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है आपके बिल्स में, तो दिस इज स्पेक्यूलेटेड। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इनका कहना है कि हमने इम्प्रूवमेंट मांगा था कि मंडीज़ का इम्प्रूवमेंट हो APMCs की, लेकिन ऐसा नहीं चाह रहे थे कि पूरा आप ये APMCs को, MSP को, ये सारी चीज़ों को हटा ही दो। तो दीज ऑल आर द थिंग्स विच आर इन द न्यूज़। अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, Water Prevention and Control of the Pollution Act 1974, Public Liability Assurance and Hazardous Waste Handling and Management Act 1989। So Environmental Protection Act के अंदर लाया गया था सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया सेक्शन 33 ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्या करने के लिए, फॉर द रेगुलेशन एंड द कंट्रोल ऑफ द ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट, ठीक है। देश में जो ग्राउंड वाटर है उसका डेवलपमेंट और मैनेजमेंट करने के लिए इसको लेकर आएगा। सो अभी इट ग्रांट्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स NOC फॉर द ग्राउंड वाटर एब्स्ट्रैक्शंस इन 23 स्टेट्स। ये क्या करता है, NOC वगैरह देता है ग्राउंड वाटर लेने के लिए। अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या चल रही है, क्योंकि सेंटर ने अभी क्या किया है, फ्रेश गाइडलाइंस की इशू की है ऑन द ग्राउंड वाटर यूज, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने पेनल्टीज भी दी हैं, कॉम्पनसेशन भी बताएं। अभी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑन द फ्रेश गाइडलाइंस on the water use prescribe the penalties of for extracting water without permission or for other offences under the set rules notified under 2018 was struck down by the National Green Tribunals. The guidelines notified the Central Groundwater Authority under Jal Shakti Ministry prescribes a minimum environment compensation of 1 lakh on the industrial, mining and infrastructure users for extracting groundwater without no objection certificates। यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर यूजर्स होंगे वो बिना NOC के अगर पानी निकालेंगे तो उन पे लग जाएगा फाइन। कॉम्पनसेशन, एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन, ठीक है। दिस कैन रेज डिपेंडिंग ऑन द क्वांटम ऑफ वाटर एक्सट्रैक्टेड एंड ड्यूरेशन ऑफ द ब्रीच। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ये आपको थोड़ी नई नई लग रहा होगा, अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। 1. Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers is a non-profit cooperation working to promote the stability and integrity of the Internet. 2.
Making rules for the online financial transactions and internet content control are the core functions of the ICANN. ICANN implemented a uniform domain name dispute resolution policy, which has been used to resolve the disputes over the right to domain names. तो आपको सेकंड वाला स्टेटमेंट तो कहीं से रहेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन वो सब रेगुलेट नहीं करता. ये अब देख लेते हैं इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं. एक इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन है. इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली है जो आईपी प्रोटोकॉल्स होते हैं, एड्रेसेस होते हैं, ठीक है, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर असाइनमेंट्स होते हैं, जेनरिक कंट्री कोड होते हैं, ये सारी चीज़ों को क्या करता है, मैनेजमेंट करता है बेसिकली. सो दीज सर्विसेज आर ओरिजिनली परफॉर्म्ड अंडर द यूएस गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बाय इंटरनेट असाइन्ड नंबर्स अथॉरिटी एंड अदर एंटिटीज. ठीक है, नाउ दिस परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ दिस. अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यूएस गवर्नमेंट के अंदर काम करता है. सो एज अ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप ये जो है ICANN इट इज बेसिकली डेडिकेटेड टू प्रिजर्व द ऑपरेशन स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरनेट. ठीक है, टू प्रमोट द कंपटीशन, अचीविंग ब्रॉड representation of the global internet communities and developing policies and appropriate its commission for bottom up and census based process. अभी इसके और भी फंक्शंस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं. एक्चुअली ये न्यूज़ में क्यों था मैं आपको बता देती हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ था कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने बोला था कि जो डोमेन नेम है, एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन नहीं, इसने ही बोला था कि जो डोमेन नेम होता है .org अब जो है जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज जो है ना, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज उनको नहीं दिया जाएगा. तो ये डिस्ट्रीब्यूट भी करता है ना डोमेन नेम्स. तो ये सारी बातें की जा रही है इसके अंदर. ओके, सो गाइज आज के सेशन के लिए काफ़ी हमने चीज़ें डिस्कस कर रही है. आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो, ये सारी चीज़ समझ में आई हो. ठीक है, तो जाते जाते बता देती हूँ जेवीज के प्रीमियम कोर्सेज आपको ज्वाइन करना है. अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी ज्वाइन कर लीजिए, आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं जाएगी. सुपर फिफ्टी प्रोग्राम है, जेवीज मेंस गाइडेंस प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, जीएस इंटीग्रेटेड कोर्सेज हाईली रिकमेंडेड अगर आप 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. इंडिविजुअल कोर्सेज भी हैं सच एज फॉर इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल इश्यूज, इन सब के लिए अगर आप अलग से कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडिविजुअली कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं. ऐप को डाउनलोड करना है, यहाँ पे आपको पीडीएफ्स, मैगजीन, डेली डीएनए, माइंड मैप्स, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी. गूगल प्ले, ऐप स्टोर, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं. और इस नंबर पे आप कांटेक्ट जरूर कर लीजिए. दिस इज वेरी वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन. आपको क्या करना है, डाउनलोड करना ही करना है. नाउ if you like this session, please do subscribe this channel. Thank you so much for listening. Hit the bell icon, इससे आपको सारे notifications मिलते जाएंगे सारे sessions के. And you can also contact us and connect us on our social media platforms, Facebook, Instagram, Twitter and Telegram. So this is it for this session. I'll see you in the next session. Take care. Bye bye.